नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल विद्यापुर में। और आज हम करने वाले हैं CDP के जो 2021 में जो पेपर हुए थे यूपी टेट के। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि ये क्लास जो होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है। और इसमें आपको कम मेहनत में अधिक मार्क्स जो है वो आपके पेपर में यूपी टेट के फर्स्ट पेपर में आपको दिला सकती है। और विश्वास मानना कि कम कम मेहनत में अधिक मार्क्स मिलेंगे आपको, देखिएगा। और आज केवल हम अभी इसमें करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसको किस प्रकार, अगर आपको नहीं भी पढ़े हैं, नहीं भी आता है, तो कैसे आप उसको भी उन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें दो तीन बातें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो करने वाले हैं वो सबसे पहले करने वाले हैं, जिस मेथड का प्रयोग करने वाले हैं वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड की मतलब उन ऑप्शंस को निकाल देना जो हमारे हमें कम उपयोगी लग रहे हैं, जो हमारी समझ से लग रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकते हैं। आई ये बात समझ में? तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपकी, कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। देखिए, एक दो चीज देखिए, एक मुख्य है और दूसरा नहीं है। मुख्य नियम नहीं है। अब भूल जाइए कि थॉर्नडाइक ने कहा था, किसने क्या कहा था। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है। इसमें पहला दिया है अभ्यास का नियम। मतलब सीखने में सबसे पहले अभ्यास, तो जाहिर सी बात है भाई, कोई चीज़ सीखते हैं आप तो बिना अभ्यास के आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, ये लग रहा है कि ये होगा। चलो, दूसरा है तत्परता का नियम। भाई, कोई भी चीज़ या कोई भी ज्ञान या कोई भी कला हम अगर सीखते हैं तो उसके लिए तत्परता होनी चाहिए, कि मतलब मन होना चाहिए हमारा सीखने का। तो भैया तत्परता भी होनी चाहिए। अभी पूछा नहीं है, ये दोनों हैं मुख्य नियम हो सकते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम। अब कोई चीज, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, अगर मान लीजिए आप गिर जाते हैं तो आपको डर लग जाता है कि अरे नहीं, मुझे चोट लग जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं गिरते हैं और एक बार चला लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो आप और सीखने का मन करता है आपका। तो वो क्या है, प्रभाव का नियम। तो कोई भी चीज़ सीखते हैं, अगर प्रभाव नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये भी हो सकता है। अब है लास्ट में अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति यानी जो हमारा एटीट्यूड है। देखिए, कई बार हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश भी देख लीजिए, क्योंकि आपका बाइलिंगुअल पेपर है। तो एटीट्यूड, अब देखिए एटीट्यूड कहीं ना कहीं मतलब जो लगता है सीखने में, भाई हमारा कोई साइकिल सीख रहे हैं, मान लीजिए नहीं भी कोई ध्यान है या नहीं भी ऐसे मज़ा आ रहा है, कुछ भी है, तो वो बहुत प्रभाव नहीं करता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन में देखें तो ये तीनों ज़्यादा लग रहे हैं और ये कम लग रहा है। तो कम लग रहा है तो मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। ठीक है। तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों तो किसी भी सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी मायने रखते हैं। और इसमें मुख्य पूछा है, हो ये भी सकता है, ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं नहीं हो सकता है, लेकिन मुख्य पूछा है तो मुख्य में तो ये तीन ही होंगे। चलिए, ऑप्शन जो है वो डी है। देखिए, अब थॉर्नडाइक ने क्या है, मुख्य नियम तीन नियम है, क्या है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। लेकिन इसके अलावा पांच गौण नियम भी दिए गए हैं, जिसमें मनोवृत्ति, जो अभी एटीट्यूड आपने लास्ट ऑप्शन में देखा। फिर है बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये सब भी दिए गए हैं, लेकिन मुख्य जो है वो ये तीन ही। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके अगर हमें नहीं भी आता है, आंसर नहीं भी पता रहता है, फिर भी हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अब इसमें डायरेक्ट पूछ लिया है, कोहलर और कॉफका का जो लर्निंग का बिलीव लर्निंग टू ए फंक्शन ऑफ, यानी कोहलर तथा कॉफा के अनुसार सीखना होता है, क्या होता है सीखना। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो 10-12 हमारे जो मनोविज्ञानविद हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अगर आप 10-12 भी कर लेते हैं
तो ये मान के चलिए सीडीपी के क्वेश्चन के अधिकतर क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और इन्हीं 10-12 से ही हम जब अगर 10-12 मनोविज्ञानविद का हमें अगर पता रहेगा उनकी क्या थ्योरी है, क्या कहा है उन्होंने, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कोहलर का वैसे क्या दिया है, कोहलर ने वो दिया है सूच का नियम, इनसाइट थ्योरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको थोड़ा सा पता। अब देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए, अगर आप मान लो वाइगॉत्स्की, पियाजे का पता होता, जो कम पूछे जाते हैं इनको हम जल्दी पढ़ते नहीं हैं और इनको भी नहीं पढ़ते हैं, तो इसको निकाल दीजिए, इन दोनों को निकाल देते हैं, बाकी बचा ये दोनों। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो भाई देखो, अगर जैसे मैंने भी बताया ना कि 10-12 लोगों का आप पढ़ लेंगे जो मेन मेन है, तो उसके बाद आपको चीज़ें करने में आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर हमें नहीं पता है, अब इन दोनों में ये दोनों तो बिल्कुल ही अलग है, जो हमने कभी सुना नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, तो वाइगॉत्स्की, अगर तुक्का मारने की बात है तो इन दोनों में से किसी एक पे मार देंगे। वैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और या सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे, वो वाइगॉत्स्की थे। ठीक है, अब वो आगे क्वेश्चन है, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। ये नहीं पे देखना, विशेष फोकस करना है भाई। ठीक है, विशेषता नहीं है। अब देखिए, पहला है संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अब जैसे इसमें मान लीजिए आपको नहीं पता है, देखिए मैं, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो भी कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, संचयी होना हो सकता है, दिशात्मक होना हो सकता है, विशिष्ट होना, क्योंकि मुझे नहीं पता इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ एक शब्द दिया है अनियंत्रित। क्या दिया है, अनियंत्रित। अब अनियंत्रित क्या है, नेगेटिव शब्द हो गया। तो मान लीजिए आप बच्चों को सिखा रहे, कोई नेगेटिव बात है तो सिखाएंगे नहीं। ठीक है, या डेवलपमेंट में नेगेटिव तो होता नहीं है, मतलब आपकी हाइट बढ़ेगी ही, ऐसा तो नहीं है आप 10 साल के हैं तो बाद में आप 5 साल के हो जाएंगे। तो अनियंत्रित, एक तो ये डायरेक्शनल हो गई, दिशात्मक हो गई कि एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, संचय के मतलब मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखना है। देखिए अनियंत्रित है, तो मुझे ये नेगेटिव है, मैं पहले ही समझ जाऊंगा, जहाँ नेगेटिव आया नहीं कि वो क्वेश्चन, उसका आंसर वही होगा। तो नहीं पूछा है तो अनियंत्रित तो नहीं होता भैया। अनियंत्रित कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उस व्यक्ति का हाथ बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, इतना लंबा तो हाथ होगा नहीं, है ना। बढ़ेगा तो एक हाइट के हिसाब से उसके पैर और हाथ सब एक एक डायरेक्शन या मतलब दिशा में ही बढ़ेंगे। और देखिए दूसरा है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक होना, मतलब हर आदमी एक ही तरह से विकास नहीं करता है। भाई कोई एक बच्चा 1 साल में चलना शुरू कर देता है, ठीक है, खड़े होकर चलना, किसी को 2 साल लग जाते हैं, तो ये स्पेसिफिक होता है विकास। तो मैंने जैसे बताया कि एक ही शब्द से अगर नहीं भी पता है तो भी हम आंसर कर सकते हैं। आई बात समझ में। अच्छा हाँ, संचयी का मतलब भी मैं बता दूं। संचयी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने अभी साइकिल चलाना सीख लिया, ठीक है, साइकिल चलाना सीख लिया। अब आपने अगर साइकिल चलाना सीख लिया, कल को आप मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो क्या आप ये साइकिल चलाना भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो संचयी का मतलब क्या है कि कुछ नई चीजें तो सीख रहे हैं, जो पुरानी वाली हैं वो भी उसमें ऐड है। ऐसा नहीं है कि आप मोटरसाइकिल चलाना सीख गए तो आप साइकिल चलाना भूल जाओगे। इसको बोलते हैं संचयी, संचयी होना, यानी विकास जो होता है वो संचयी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है भाई कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए ये भी क्या है, ये डायरेक्ट है। अब सबसे पहले आप, कई बार जैसे मान लीजिए अगर हमें पता होता कि हेरिडिटरी का सिद्धांत किसने दिया है,
अगर इतना पता होता तो ज़रूरी नहीं कि उसने पुस्तक मान लीजिए दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हेरिडिटरी अगर दिया है तो मान के चलिए जिसने हेरिडिटरी का सिद्धांत दिया होगा उसी ने वो पुस्तक भी लिखी होगी। अगर नहीं पता है तो हम वैसे जा सकते हैं। तो किसने दिया था इसका सिद्धांत? इसका सिद्धांत दिया था गाल्टन ने। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए हेरिडिटरी जीनियस में बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए ये सब क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, कंफ्यूजन बहुत होती है, पढ़ आप जितना मर्जी लीजिए, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन वहाँ पे आपको कई बार कहते हैं कि मेरा पेपर नहीं हो पाया, मेरा पेपर छूट गया या टाइम ज़्यादा लग गया, तो वो इन्हीं कारणों से होता है कि आप कंफ्यूजन में होते हैं। तो इसलिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट। पहला क्या है? लोवेस्ट लेवल है, और कॉग्निटिव अचीवमेंट यानी संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। अब कई बार ये भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्तर क्या होता है। अरे स्तर होता है, मान लीजिए पहले कोई चीज़ सीखी, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ सीखी, फिर तीसरी सीखी, फिर चौथी सीखी, तो सब जो सबसे पहला स्तर होता है इसको बोलते हैं न्यूनतम स्तर। क्या बोलते हैं? न्यूनतम स्तर। और ये क्या है? सबसे ऊपर का स्तर यानी टॉप मोस्ट स्तर। तो न्यूनतम पूछा है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? अब देखिए मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्या होती है, लेकिन देखिए हम अपने रोजमर्रा जैसे हम जी रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, उसके अनुसार ही देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कोई भी काम अगर करते हैं, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? पहले उसका बोध सीखते हैं, ज्ञान होता है पहले कि उसका अनुप्रयोग करते हैं, पहले की मूल्यांकन करते हैं पहले। अब इन्हीं में देखिए ज़्यादा कंफ्यूजन है ना, केवल अपना एकदम रिलैक्स माइंड होके दिमाग लगाना है कि सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो पहले आप उसका उसका ज्ञान होता है, कि पहले उसका बोध होता है, कि पहले उसका अनुप्रयोग करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं पहले? तो भाई किसी भी कोई भी नई चीज़ नई स्किल हम सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका ज्ञान होता है ना। सबसे पहले ज्ञान होगा। जब ज्ञान हो जाएगा, मान लीजिए किसी ने कहा कि यह एक पेन है, ठीक है, पेन है। अब इसका ज्ञान हुआ ना कि भाई ये पेन है, वरना तो हम कुछ और समझ लेंगे, वो लकड़ी है भाई, डंडा है। जब तक नहीं पता रहेगा तो पहले तो उसका ज्ञान होगा, तब उसके उसका बोध होगा कि भाई ये पेन है तो क्या काम करता है, लिखने के काम में आता है। क्या काम में आता है? लिखने के काम में आता है। उसका बोध होता है। अब जब बोध हो गया भाई लिखने में, तब उसका प्रयोग करते हैं, लिखने का प्रयोग करते हैं। जब लिखते हैं उस पेन से लिख लेते हैं, तब देखते हैं कि भाई पेन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मेरी राइटिंग अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है, तब उस पेन का मूल्यांकन करते हैं। देखिए इसको नहीं भी पढ़े हैं आप तो हमारी रोजमर्रा की बातों से आप ये सब समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी विशेष दिक्कत के। समझ में आई बात? तो सबसे पहले क्या होता है? ऑप्शन बी, ज्ञान होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई ये सब क्वेश्चन जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, इनकी थ्योरी में एक अलग वीडियो में करा दूंगा। अभी केवल हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए। अब है कि द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? अब सूक्ष्म शिक्षण क्या है ये पता होना चाहिए। मान लीजिए जिसको नहीं पता है सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सीधा ऑप्शन पे जाइए। अब देखिए इतना ध्यान रखिए कि जो जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं ऑप्शन में, फीडबैक क्या होता है यानी प्रतिपुष्टि क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, या टीचिंग क्या होती है, इनका मतलब पता होना चाहिए। और पुनः का मतलब यानी री का मतलब पता होना चाहिए। आराम से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। कैसे? देखिए फीडबैक क्या होता है जानते हैं, कि जब हम किसी से बात करते हैं, कोई दो व्यक्ति हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम कुछ बोल रहे हैं, उसको कुछ बोला हमने, तो भाई वो मेरी बात उसको कैसी लगी वो उसको फीडबैक देगा। तो पहले तो मैं बोलूँगा ना उसको, उसके बाद वो फीडबैक देगा। तो फीडबैक तो क्या होता है लास्ट में, कि मतलब मैंने, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे कि सर आपने कैसा पढ़ाया, मतलब समझ में आया नहीं आया, तो वो क्या हो गया? वो हो जाएगा फीडबैक। ठीक है, वो क्या हो गया? वो हो गया फीडबैक। तो पहले मैंने पढ़ाया, पहले मैंने प्लान किया, पढ़ाया,
पढ़ाने के बाद फीडबैक मिला, तो पहले तो क्या होगा प्लान, लेकिन इसमें रीप्लान है, प्लान तो है नहीं। तो सबसे अंतिम में क्या होता है, वो होता है फीडबैक, ये मान के चलिए। ठीक है, सबसे अंतिम में आप लोग कमेंट में क्या करेंगे बाद में, कि फीडबैक देंगे ना भाई, कैसा लगा आपको क्लास, ये कैसी लगी, तो फीडबैक देंगे। अब लेकिन देखिए फीडबैक दो दो बार है, एक बार यहाँ री फीडबैक है और यहाँ पे फीडबैक है। अब देखिए बात को समझिएगा कि आपने फीडबैक दिया, आपने जो मान लीजिए इस क्लास में आपने फीडबैक दिया, अब मैंने आपके फीडबैक को पढ़ा, आपके कमेंट को पढ़ा कि उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या नहीं समझ में आया है, तो मैं उसके बाद दोबारा अपना लेक्चर प्लान करूँगा, दोबारा वीडियो जब बनाऊँगा तो आपकी बातें उसमें रखूँगा, तो रीप्लानिंग करूँगा दोबारा। ये कब की बात है, एक वीडियो, इस वीडियो के बाद जब दोबारा करूँगा तो रीप्लानिंग, यानी ये बात की बात है। फिर उसके बाद रीटीचिंग दोबारा पढ़ाऊँगा, उसी के बाद ही तो रीफीडबैक लूँगा ना भाई। तो समझ में आई बात, यानी ये फीडबैक पहली क्लास में है, यानी अभी जिस जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इस वीडियो की फीडबैक जब देंगे ये पहला फीडबैक होगा कमेंट में। उसके बाद मैं दोबारा रीप्लान करूँगा, दोबारा वीडियो बनाऊँगा, दोबारा आपको पढ़ाऊँगा, पहले प्लान करूँगा कि हाँ दोबारा क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, फिर दोबारा मैं आपको पढ़ाऊँगा, तब दोबारा आप फीडबैक देंगे। तो लास्ट में क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी, ये क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा। अब छोड़ दीजिए माइक्रो टीचिंग क्या है, भूल गए, हमें नहीं पता, मान लीजिए हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने रोज़मर्रा हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। अब देखिए इसमें गिलफोर्ड दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना। मेन क्या है भैया, हमारा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, ये हमारा मेन है। भूल जाओ इसको कि किसने बोला है, क्या बोला है। अपसारी चिंतन होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है, ये पता होना। देखिए मान लीजिए मैंने एक ऐसे गोल सर्कल बनाया, ठीक है, अब बच्चों को से बोला कि इसको ऑब्जर्व करो भाई, सारे बच्चे केवल इसी सर्कल को देख रहे हैं, ये सर्कल कैसे बनाया होगा, पेन से बना है, पेंसिल से बना है, ये इतना गोल कैसे बना है, ये सारे बच्चे क्या है, इसी के बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस सर्कल को देख तो रहे हैं, लेकिन ये दूसरी चीजों के भी बारे में सोच रहे हैं कि भाई ये सर्कल ऐसे, ऐसा सर्कल का सामान मैंने अपने घर में देखा था, मेरे घर में रोटी जिस पे बनाते हैं उस पे ऐसे ऐसे गोल था। फिर देखते हैं अरे हमने किताब में पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी गोल है, तो क्या ये पृथ्वी तो नहीं है। ये सब क्या है, ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी ये क्या है, अपसारी चिंतन की, एक चीज को देख के और भी उसके साथ की आसपास की चीजों के बारे में सोचना समझना, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब उसमें के लिए क्या आवश्यक है, देखिए कैटेगराइजेशन, थोड़ा सा भी रुक जाइए, क्योंकि देखिए कैटेगराइजेशन किसी चीज को पहले जानेंगे तभी तो कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, विचार का प्रवाह, अंक गणितीय तर्क। देखिए अंक गणितीय, डाइवर्जेंट थिंकिंग कोई जरूरी तो नहीं है कि भाई वो मैथ में ही इस्तेमाल की जाए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन का प्रयोग किया जा सकता है, सोच सकते हैं। किसी सब्जेक्ट, क्या हम वैसे भी अपने जीवन में कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे क्या करना है, ये सब क्या है, हर एक पहलुओं को सोचना डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। तो अंक, तो भैया ये ऑप्शन काट दो, केवल अंकगणित। एक समाधान तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एक ही तरीके को, मान लो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो कोई जरूरी है कोई इसी रास्ते से जाएगा, कोई ऐसे घूम के जाएगा। ठीक है, कोई इधर से जा रहा है, कोई ऐसे घूम के जाएगा। मान लीजिए इसको बहुत जल्दी वो सीधा सीधा जाएगा, और कुछ है अरे भाई घूमते हुए चलेंगे, तो जो घूमते हुए पहुंचेंगे तो आराम से मटर गश्ती करते हुए इस रास्ते। तो एक ही सॉल्यूशन थोड़ी है, एक ही रास्ता थोड़ी है, तो ये भी नहीं होगा। अब है श्रेणीकरण और दूसरा है विचार प्रवाह। अब देखिए इसमें क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। तो चिंतन क्या है, विचार का प्रवाह, ये ज्यादा सटीक लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। हमारे विचार, पास विचार होंगे तभी तो कैटेगराइज करेंगे, जब तक विचार नहीं करेंगे किसी चीज के बारे में, कैसे उसको बोलेंगे कि ये खाने वाली चीज है या खाने वाली चीज नहीं है।
तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, विचार प्रवाह। और इसी में से देखिए थिंकिंग है, चिंतन है। चिंतन क्या होगा, विचार, जो ही विचार ही तो करते हैं, तो इससे ही मिल जा रहा है आंसर इसका। आई बात समझ में। तो गिलफोर्ड अब यहाँ पे है, गिलफोर्ड के अनुसार देखिए, गिलफोर्ड का कोई काम आया, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। और आप कंफ्यूज, अरे गिलफोर्ड ने किसने क्या कहा होगा क्या नहीं, हमारे तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं, कैसे मिलेगा कैसे नहीं। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा रीजन करना है बस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। अब देखिए ये क्या है, ये डायरेक्ट सवाल ही आपको करने पड़ेंगे। अभी मैंने बताया कि 10 से 12 आपको जब मैं कराऊंगा, तो अधिकतर लोगों को मान लीजिए जॉन दीवे का मैं करा दूंगा, हर लोग का करा दूंगा, ये दोनों हो जाएंगे, ये सुनने में नहीं आता। तो मतलब ऐसे एलिमिनेट करके, हालांकि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, ऑसबॉर्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज एसोसिएटेड विथ डिमेटिक परसेप्शन टेस्ट। प्रांगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब तक आपको उन थियोलॉजिस्ट के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप इसका क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे कहेंगे तो मैं थोड़ा सा अप्रोच लगाऊंगा कि भाई CD मॉर्गन भी दिए हुए हैं, HA मुर्रे भी दिए हुए हैं, JL मोरिनो भी दिए हैं। और एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बोथ 1 और 2, 1 और 2। अधिकतर केस में ये दोनों सही होते हैं जब आपको नहीं पता होता है तो। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सही होते ही हैं, लेकिन हो सकते हैं, अधिकतर केस में हो जाते हैं सही। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉन एज। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, प्रथम अवस्था। सबसे पहले जब हम सृजनात्मक चिंतन करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ मान लीजिए हमने सोचा, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं उसमें, फर्स्ट स्टेज क्या होती है चिंतन की, सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन। तो ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये जैसे मैंने बताया कि मैं आपको थॉर्नडाइक करा दूंगा, गेस्टाल्ट करा दूंगा। अब इसमें बहुत अब लेकिन इसमें सब क्या है, ये सब मेन है। उसमें क्या था ऊपर वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में क्या था, सब नए नए लग रहे थे, इस वजह से जो नए नए लगे उसमें दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग है। तो इसमें किसने दिया है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, गेस्टाल्ट ने, सॉरी गेस्टाल्ट नहीं, थॉर्नडाइक, माफ कीजिएगा, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर्स अफेक्ट्स लर्निंग। ठीक है, विच फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन से कारक जो हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए पहला क्या है, अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये मेन रखिएगा कि आपकी लर्निंग को क्या क्या प्रभावित करते हैं। पर्सनल, व्यक्तिगत कारण, हम भाई करते हैं, हम कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं होता तो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हाँ भाई होता है। वातावरण संबंधी कारक होता है भाई, काहे नहीं, अगर क्लास में बहुत शोर हो रहा है तो आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण भी होता है कि मतलब आप कोई चीज़, किसी से नफरत करना जो सीख रहे हैं वो समाज से सीख रहे हैं, या सद्भावना जो है वो समाज आपको सिखा देता है, तो ये भी सिखाता है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, ये गार्डनर ने दिया था। अब देखिए ये सब ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे पियाजे को मैंने बताया करा दूंगा, गार्डनर करा दूंगा, वाइगॉत्स्की करा दूंगा, और ज़्यादा नहीं, बस इसकी मेन पॉइंट, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है,
देखिएगा आप करने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन हैज गिवन। तो देखिए इसमें टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पीयरमैन ने दी है। ठीक है, किसने दी है? स्पीयरमैन ने। और कौन कौन से दो फैक्टर? जैसे सामान्य जी फैक्टर, एस फैक्टर। यानी सामान्य जैसे नॉर्मल सभी को भाई अगर पढ़ाते हैं लिखना सिखाते हैं तो सभी एक तरीके से लिखना सीखते हैं। लेकिन एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट तत्व। जैसे कोई गाना गाना बहुत अच्छा गाता है, वो जरूरी नहीं कि मतलब कोई और काम, कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्पेसिफिक है। तो एक जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है, ये दो कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विद। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किससे? हालांकि ये किलपैट्रिक से है, विलियम किलपैट्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इस चक्कर में बार बार ये ऐसा करना पड़ रहा है। देखिए इन ए लेसन प्लान व्हाट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पूर्व अधिगम, ये नोट कीजिएगा। और पाठ योजना, दो चीज मेन मेन वर्ड हैं, लेसन प्लान और प्रीवियस नॉलेज। तो क्या क्या संबंधित हैं प्रीवियस नॉलेज से? इन लेसन प्लान व्हाट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। उद्देश्य लेखन, इंट्रोडक्टरी, प्रस्तावना प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न या लक्ष्य कथन। देखिए जब कभी आप कोई लेसन प्लान करते हैं या आप कभी भी क्लास में पढ़ाने आते हैं, याद कीजिए जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो पहले आप नया चैप्टर शुरू करने से पहले, नया टॉपिक शुरू करने से पहले उससे संबंधित आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको पूछते थे अध्यापक, ताकि आपको कितना पिछले का समझ में आए, ताकि उसको वो रिलेट कर पाए। इस चक्कर में सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, ये किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव राइटिंग ये कौन करेगा? ये तो अध्यापक करेगा। लेकिन सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले काम क्या है? वो आके पूछेगा कि भाई इसके बारे में तुमने सुना है कि नहीं। मान लीजिए उन्हें, एक अध्यापक को पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाना है तो वो पहले पूछेंगे, पहले आप, अरे आपने कभी पेड़ देखा है क्या? पेड़ क्या होते हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पढ़ाने से पहले, वो लेसन शुरू करने से पहले, टीचिंग शुरू करने से पहले आप ये क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां देखते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत वाक्य को चुनना है। ये ध्यान रखना, गलत, कई बार हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। स्वाभाविक वातावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में। हाँ सही बात है भाई, नेचुरल इन्वायरमेंट रहेगा, शोरगुल नहीं रहेगा, एकदम शांत रहेगा, या जो जैसे बच्चे रहते हैं उस तरीके से ही इन्वायरमेंट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। खेल खेल में सीखते हैं, सही बात है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, नियंत्रित, अब ये ध्यान रखिएगा, नियंत्रित वातावरण। समझ रहे हैं कि मतलब सब कुछ नियंत्रण, टीचर टीचर बोलेगा यहीं यहीं बैठना है, ऐसे ही करना है, तो बच्चे तो फिर आधा ध्यान तो उनका उसमें रह जाएगा, और डिसिप्लिन में चक्कर में पड़े रहते हैं। तो सबसे अच्छा कब सीखते हैं? और गलत चुनना है तो नियंत्रित में नहीं सीख पाते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी, बाकी ये सब सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। अब देखिए ये तो सीधा सीधा आपके जीएस का क्वेश्चन हो गया। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज्ड ऑन राइट टू एजुकेशन। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? देखिए क्वेश्चन अधिकतर बार बार रिपीट होता है, और यही नहीं, टेट में ही नहीं, आपके सुपर टेट में भी ये काम आएगा। तो कौन सा संशोधन अधिनियम था? 86 में। कौन सा संशोधन अधिनियम अधिनियम था? 86 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में और जानकारी मैं दे दूं कि संशोधन मतलब होता है जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे संविधान में जो
अनुच्छेद या आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसमें परिवर्तन क्या हो, उसमें जब परिवर्तन पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है तो उसको बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं? संशोधन। ठीक है, तो ये संशोधन जो है, और इस संशोधन से देखिए एक साथ में और भी कर लीजिएगा, 86वें संशोधन से क्या किया गया था, एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A, क्योंकि इसकी बजाय आपके आने वाले टेट में पूछ सकता है कि 86वें संशोधन से कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। अच्छा, चलिए, और इसमें क्या था आर्टिकल 21A में कि 6 से और जो 14 साल तक के बच्चे हैं इनको मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। क्या? मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20वां, फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं, क्या क्या सम्मिलित होते हैं शिक्षण के कार्य में? मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, या उपयुक्त सभी। इवेल्युएशन करना, रेमेडियल फंक्शन, या डायग्नोस्टिक। मतलब क्या करते हैं भाई, मूल्यांकन भी करते हैं पढ़ाने के बाद, उपचार भी करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसको परेशानी हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब ट्रीटमेंट वो नहीं कि पकड़ के कूट देना, वो ट्रीटमेंट नहीं, कि मतलब बच्चे को नहीं समझ में आया तो किसी और नए तरीके से उसको समझाना है, कूटना नहीं है। ठीक है, अगला है डायग्नोस्टिक, मतलब कि बच्चा वो क्यों सीख नहीं पा रहा है। निदानात्मक कार्य, कि बच्चा वो क्यों सीख नहीं पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सुन नहीं पा रहा है या ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक फंक्शन। मतलब उसको जानना, तब जाके उस अनुसार अपनी क्लास को। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि टीचिंग विल बी लीस्ट इफेक्टिव व्हेन, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, कम प्रभावशाली पूछा है, कब कम प्रभावशाली होगा, जब शिक्षण एक शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, यानी अब खुद का ही अधिकार, हम हैं यहाँ के राजा, जो हम कहेंगे वही होगा क्लास में। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, और ये सबसे कम प्रभावशाली की बात कर रहा है, सबसे कम प्रभावशाली, सबसे कम होना। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा, या उपयुक्त सभी। भाई केवल लिखने पर बल देंगे तो पढ़ेंगे कब, और विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तो पढ़ाओगे किसको, और शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बच्चों की सुनेगा ही नहीं कि बच्चों को क्या दिक्कत है क्या नहीं, तब भी कहाँ से प्रभावशाली शिक्षण हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22, थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वाज गिवन बाय, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, भाषा भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था, तो भाषा बताइए भाई, भाषा से रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको तो आपको करना पड़ेगा। तो ये दिया था चॉम्स्की ने, इनका नाम है, पूरा नाम नोआम चॉम्स्की। क्या है, नोआम चॉम्स्की, इन्होंने भाषा के बारे में कहा गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, विच इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है, इसको ध्यान रखना, नहीं है। क्या है, मेसोमॉर्फिक, एंटागोनास्टिक, एक्टोमॉर्फिक, और एंडोमॉर्फिक। अब देखिए सारे कंफ्यूजन है, मान लीजिए सुना ही नहीं है कभी, मेसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक, और एक्टोमॉर्फिक, और एंडोमॉर्फिक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को तो या तो भाई आप तुक्का मार के निकल जाइए, या तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एलिमिनेशन मेथड और कुछ मतलब इसमें नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि शारीरिक संदर्भ गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है। तो अगर मुझे कहेंगे कि मुझे मुझे कैसे मतलब तुक्का मारूंगा या मैं कैसे करूंगा, देखिए एंटागोनिस्टिक,
एंटागोनिस्टिक, ये मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये मतलब उल्टा जैसे होता है ना, एंटी होना मतलब विपरीत होना, तो एंटागोनिस्टिक, तो इस तरह से अगर मैं तुक्का मारना चाहूँगा तो मैं ऐसे ऑप्शन भी जाऊँगा। बाकी हालांकि और इसका मतलब इसको भी ना पढ़े तो आप नहीं कर सकते, इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करिए। क्या है मोटिवेशन के कंपोनेंट्स, मोटिवेशन में क्या क्या शामिल होते हैं। क्या है आवश्यकता, अंतर अंतर्नोद यानी ड्राइव, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। भाई मोटिवेशन कब होता है, या तो आप उसकी तो पहले आवश्यकता होगी, वरना आपको तो ठेल ठेल के जैसे होता है ना पहले, मतलब बच्चों को ले जाके स्कूल में जमा करा आते थे, मतलब पढ़ाने स्कूल में भी थे, जमा करा के मतलब जाओ स्कूल, पकड़ के कूट के कैसे भी करके पहुंचा दे। तो वो नहीं, उसके लिए क्या हो सकती है ज़रूरत, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा, कोई भी मुझे मूर्ख बनाते। तो आवश्यकता तो होनी चाहिए भाई, ड्राइव भी होनी चाहिए, अंतर्मोह मतलब कि अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए। जैसे वो ना बाहर का मोटिवेशन ढूंढते हैं, सबसे पहले तो अपने अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है। जैसे अभी आप यूपी टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट आपको पास करना है। अब एक होता है कि नहीं, अंदर से एक आवाज आनी, नहीं यार सब पास हो गए हैं, मैं नहीं पास हुआ हूँ या हुई हूँ, अब मुझे पास होके दिखाना है, मुझे पास करना है, इतना हार्ड नहीं है। और यकीन मानिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कह दिया बहुत आसान है, ये मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ये क्या है, बाह्य मोटिवेशन, एक होता है अंदर से, नहीं आसान तो है ही, और वास्तव में आसान है। देखिए मोटी, ये तो समझाने की तरीका है, वास्तव में बहुत आसान है। चलिए तो अंतर और प्रोत्साहन भी होना चाहिए। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, 24 में, 24 का आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25, साइको एनालिटिक थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ये भी क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये तो आपको करना पड़ेगा। और इसको किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने। ये सब जो जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है, मैं देखिएगा आपको मतलब केवल सीमित, जैसे इसने पूछा है साइको एनालिटिक या मनोविश्लेषणात्मक, ऐसे ऐसे केवल जो कॉमन वर्ड हैं, समझ रहे हैं, मैं वो आपको वो करा दूंगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। अगर अभी भी आपका नोट्स तैयार नहीं, और जिनका हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो मेन वर्ड होते हैं, समझ रहे हैं, जो मेन वर्ड होते हैं आप उसको ही दिमाग में रख लिए, मेन शब्द जो होते हैं उसको अगर दिमाग में रख लिए तो आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा सॉरी 25 का आंसर क्या हो गया हमारा, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, 26वां, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय स्किनर। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए फिर यहाँ ध्यान रखना, नहीं है तो क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल, किसके लिए, स्कैनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम, नॉट एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय, लर्निंग थ्योरी से संबंधित नहीं है। अब देखिए मेन फोकस कीजिएगा लर्निंग थ्योरी पे। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, कई बार हिंदी थोड़ी सी कठिन लगे तो इंग्लिश भी देख लीजिए कि प्रोग्राम यानी मतलब एक सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से। तो चलिए ये हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी मैं मतलब अभी नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा या नहीं होगा, ये आप लोग देखिएगा, मैं अभी केवल कह रहा हूँ क्या हो सकता है, कैसे आपको एलिमिनेट करना है चीज़ों को। फिर है पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, व्यक्ति निर्धारित यानी कि भाई हर एक बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए, मान लीजिए मुझे कोई तकलीफ है, इस बच्चे को दूसरी हो सकती है, इस बच्चे को तीसरी हो सकती है,
मान लीजिए शरारत करता है, इसको सुनने में थोड़ा सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, या इसको और कुछ है, तो व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, हर एक व्यक्ति को मतलब लेके चलना, हर व्यक्ति को निर्देश देना या उनको समझाना, तो ये भी हो सकता है भाई। ठीक है। त्रुटियों के माध्यम से सीखना, क्या जी? त्रुटियों के माध्यम से सीखना, तो भाई इस त्रुटियों के माध्यम से भी सीखते हैं। व्यवहार रूपांतरण तकनीकी, भाई व्यवहार बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ये भी है। अब उसने, अब ध्यान दीजिए कि लमसम सारे ही हैं त्रुटियों के माध्यम से। लर्निंग थ्रू एरर्स, नॉट एसोसिएटेड लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय स्किनर। अब इसमें क्या है देखिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें क्या हो जाएगा, जो अलग दिख रहा है थोड़ा सा, वो है लर्निंग थ्रू एरर्स, त्रुटियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? त्रुटियों के माध्यम से। ठीक है, ये इसका आंसर है। और वैसे आपको बता दूं कि ये जो लर्निंग थ्रू एरर्स है ना, ये किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो इसीलिए ये स्किनर का नहीं है। देखिए ये सब चीज़ें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? क्या बोला है? विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति अलग अलग है, उसकी रुचि अलग है, उसका उसकी योग्यता अलग है। कोई तेज दौड़ता है, कोई तेज पढ़ता है, कोई तेज लिखता है, तो सबकी अपनी रुचि है, सबकी अपनी योग्यताएं रहती हैं अलग अलग। तो इसमें कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? इन सबको, यानी अलग अलग योग्यताओं और रुचियों वालों के लिए कौन सा ऐसा मेथड अपनाया जाए, कौन सा ऐसा मेथड अपनाया जाए जिससे सभी का मूल्यांकन किया जाए? तो क्या है? आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल इवेल्युएशन, एक्सटर्नल बाह्य मूल्यांकन, ठीक है। तीसरा है प्रैक्टिकल इवेल्युएशन, प्रायोगिक मूल्यांकन, और चौथा क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन भी, हाँ भैया इंटरनल इवेल्युएशन कर सकते हैं अपनी क्लास में ही, एक्सटर्नल भाई बाहर कंपटीशन करा के इवेलुएट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इवेलुएट कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दे के उसको इवेलुएट कर सकते हैं, कर सब सकते हैं। लेकिन जो अच्छा ज़्यादा लग रहा है वो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव सतत एवं व्यापक। अब इसमें क्या आ गया ना, व्यापक, ठीक है, सतत भी आ गया और व्यापक, व्यापक मतलब सभी को शामिल करते हैं, यानी इन सबको भी शामिल किया जा सकता है इसमें। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। बात समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि देखिए ये अलग अलग है, और ये व्यापक जहाँ हो गया कि व्यापक भाई हर तरीके से उसका मूल्यांकन करना, कभी दौड़ा के कर लेना उसकी रेस का, कभी राइटिंग कंपटीशन करके, कभी ये करके, तो सबको सम्मिलित करते हुए जो मेथड अपनाया जाए वही मेथड ज़्यादा उपयोगी होगा। और वो कौन सा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 28, Which of the following is not related to the cognitive domain of Bloom's taxonomy of instructional objectives? निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित, यहाँ भी देखो नहीं है। दूसरा क्या है? ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है उसमें क्या क्या ब्लूम के संज्ञानात्मक में वो सम्मिलित नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन अवबोध, नॉलेज ज्ञान, कैरेक्टर बिल्डिंग चरित्र निर्माण, और डी है एनालिसिस। अब देखिए कोई भी ज्ञान है, समझ रहे हैं ज्ञान की बात, मान लीजिए कोई एक चैप्टर है, कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में कहा जा रहा है, तो उसका कॉम्प्रिहेंशन, इसको इस टॉपिक की समझ हो सकती है। नॉलेज इस टॉपिक का ज्ञान भी हो सकता है। एनालिसिस इस पूरे का जो पढ़ा है निष्कर्ष भी, यानी उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं एनालिसिस करके, समझ रहे हैं, निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं।
लेकिन चरित्र निर्माण ये क्या हो गया, ये हो गया व्यक्ति संबंधित। क्या हो गया, व्यक्ति संबंधित। ये कोई टॉपिक से संबंधित नहीं, कैरेक्टर किसी टॉपिक का थोड़ी होगा, कैरेक्टर तो किसी व्यक्ति का होगा, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, अलग लग रहा है, इसलिए ऑप्शन सी। समझ रहे हैं, नहीं भी मालूम था मुझे कि मतलब ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, या मतलब उन्होंने क्या क्या दिया है, तो मैं इन्हीं ऑप्शन से ही खेल के कि भाई कॉम्प्रिहेंशन किसी नॉलेज का होता है, उस नॉलेज होती है, फिर उसका एनालिसिस होता है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग देखो अपने आप में अलग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन से। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या दिया, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, शिक्षण का स्तर ही नहीं है। क्या है, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर और प्रत्यावर्ती स्तर, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मोटिवेशनल लेवल और मेमोरी लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ टीचिंग की बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, तो मेमोरी यानी तो दिमाग, कॉग्निटिव जिसे बोलते हैं, मानसिक याद करने के स्तर की। ठीक है, तो शिक्षण में उपयोग होता है। अंडरस्टैंडिंग समझ में भी हो सकता है। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है कि जो हमने समझा उसको हम जाहिर भी कर सकें, ये भी हो सकता है। टीचिंग में ये सब होता है, यानी जो हमने पढ़ाया वो सामने बच्चे में दिखना भी तो चाहिए, तो ये सब चीजें तो होती, ये मोटिवेशन थोड़ा सा अलग होता है। अब मोटिवेशन कोई जरूरी नहीं है टीचिंग में ही हो, मोटिवेशन किसी भी कोई कार्य करने के लिए होगा, कोई और भी चीज़ों से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन जो क्या पूछा है, नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो ये हो जाएगा मोटिवेशनल लेवल। बाकी मेमोरी काम आती है हमारी किसी टीचिंग में, अंडरस्टैंडिंग काम आती है और रिफ्लेक्टिव काम आती है, यानी उसको हम जो हमने सीखा उसको रिफ्लेक्ट कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको बता सकें, तो ये होती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग या टीचिंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। और क्वेश्चन नंबर 30 में दिया क्या, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब ये भी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये किसने दिया था, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया था, ये दिया था एरिक्सन। किसने दिया था, एरिक्सन। तो ये रहा आपकी 30 के 30 क्वेश्चन, और यही प्रैक्टिस आप करते रहे, एलिमिनेशन मेथड लगाते रहे, यानी ऑप्शन से खेलते रहे आप। ठीक है, ऑप्शन से खेलते रहो, तब भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एलिमिनेशन और ऑप्शन से भी आप अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन में से हमने देखा कि शायद 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अदरवाइज सब हम अपना रीजनिंग बेस्ड, यानी अपना थोड़ा सा बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के उसको एलिमिनेट करके हम कर सकते थे। तो अगर नहीं भी वो याद है, फिर भी मान लीजिए 30 में से आप 4-5 नहीं कर पाए या 6 नहीं कर पाए, तब भी आप 20 क्वेश्चन तो मान लीजिए कर ही पाएंगे, अब वो भी बिना कुछ रटे हुए, बिना कुछ याद किए हुए। चलिए तो कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें, आप खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं और उसमें देखें कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और नोट्स बनाने का जहाँ तरीका है, जो मेन मेन मैंने बताए हैं आपको, ठीक है, जैसे थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, एरिक्सन हो गए, या पियाजे हो गए, स्पीयरमैन हो गए, ठीक है, गार्डनर हो गए, इनका बस ज़्यादा नहीं, चाहे गूगल से सर्च कर लीजिए, कहीं से भी सर्च कर लीजिए, और उसका नोट्स बना के छोटे छोटे पॉइंट्स जो जो मेन मेन है उनको आप कर सकते हैं खुद। नहीं तो मैं आपको आने वाले 2-4 दिन में आपको इन सारे जो थ्योरिस्ट हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, इन सब के बारे में केवल मेन मेन, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पॉइंट
सभी के 4 से 5 पॉइंट कराऊंगा, केवल वही 4 से 5 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और ये जो 4-5 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, वो भी आप कर पाएंगे और बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। और कैसा लगा सेशन ये ज़रूर कमेंट में बताएं, और आगे क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वो भी ज़रूर। चलिए, धन्यवाद।